हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एकेडमी। आज हम बीपीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के मैथ सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। उनका सॉल्यूशन देखेंगे आज हम। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारे पास। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 16 की पावर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, 16 पे पावर दे रखी है हमारे पास 1 2 3 4 5 और इसको 5 से डिवाइड देना है। 5 से डिवाइड देने के लिए अगर मैं 16 को 5 के मल्टीपल में ब्रेक करूं तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, जिसकी पावर होगी 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 से डिवाइड देता हूँ तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। और 1 इन पर पावर कितनी रहेगी 1 2 3 4 5। इसमें मैंने 5 से डिवाइड दिया है, इसमें भी 5 से डिवाइड दिया, इसमें भी 5 से डिवाइड दिया। ठीक है ना, जो रिमाइंडर आएगा तो 1 की पावर 1 2 3 4 5। 1 पर कितनी पावर लगाओ, आंसर कितना है लास्ट में 1 आएगा। तो हमारा आंसर है ए, ये वाला आंसर नंबर 2 ए। अगर मैं इसमें मार्क करूंगा तो आंसर भी मार्क करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 1/3 है। तो अगर मैं यहाँ पर ये राम हो गया और उसके ये फादर हो गए, तो राम की वर्तमान आयु, अगर राम की वर्तमान आयु 1 है तो उसकी फादर की कितनी है 3 है। 5 वर्ष पूर्व, तो मैं इनको प्रेजेंट एज अगर मानता हूँ तो इस राम की x और ये 3x है ना, ये ऊपर वाली एज हो गई राम और ये फादर है ना। 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 5 में यहाँ से अगर माइनस कर दूँ, यहाँ से माइनस कर दूँ तो 5 साल पहले पहुँच जाऊँगा। ठीक है, उसकी आयु उसके पिता की आयु के 1/5 हो जाएगी। तो मतलब राम की आयु 1 हो गई थी और उसके पिता की 5 हो गई थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस 5 और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5। सॉल्व करने पर 5x 25 इक्वल टू 3x माइनस 5। एक्स वालों को एक साइड लेंगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाके ये माइनस का है और ये प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी। x की वैल्यू 10 निकल आई। हमें क्या पूछ रहा है, राम और उसके पिता की वर्तमान आयु। तो उसकी वर्तमान आयु हमारी कौन सी थी, ये वाली थी वर्तमान आयु। ये तो 5 साल पूर्व गए थे, -5 गए। तो राम की आयु हमारी हो गई 10 और उसके पिता की आयु हमारे पास हो गई 30। तो ये हमारा आंसर सी, थर्ड क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 1/7 ऑफ इट्स हाइट। मतलब मेरे पास एक समकोण त्रिभुज दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, उसके ऊंचाई और आधार के का रेशियो दे रखा है, जो गुना बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट और बेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी हाइट को 1 मानता हूँ तो बेस कितना आएगा 1/7 ऑफ हाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने 1x माना तो बेस 1/7 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया पूछ रहा है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2 बेस दे रखा है 1/7x और ये x, यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 14। ये हमारा एरिया निकल के आ गया। इसका आंसर है थर्ड, सी आंसर आ गया हमारा निकल के। अगर तुम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 0.25 रेशियो x
5:3 दे रखा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप क्वेश्चन को पहले हम अपॉन में लिख लेंगे x, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन घटाकर इक्वल टू रखेंगे और यहाँ पर 3 रखेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 0.25 × 3 इक्वल टू 5x। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.75 इक्वल टू 5x, 0.75 अपॉन 5 आ जाएगा इक्वल टू x। इससे कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x बराबर आएगा 1 और 2 बचेगा और ये 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया C, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ तब भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं रहेगा, आंसर सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। लेट 2% एंड 5% टू सक्सेसिव डिस्काउंट दे गए हैं। देखो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर होता है +- a + b + a × b, ये भी विद साइन के आते हैं। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अगर डिस्काउंट वाले केस में दे रखा है तो यहाँ पर हमेशा डिस्काउंट माइनस में लेते हैं, -b, और यहाँ पर प्लस आएगा और फिर से -a × -b अपॉन 100, है ना। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो -2 -5 प्लस -2 × -5 अपॉन 100, यहाँ पर आ जाएगा जो -7 और यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ पर -2 प्लस 0.10 -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.9। ये माइनस शो कर रहा है डिस्काउंट, यहाँ पर माइनस शो कर रहा है डिस्काउंट, इसलिए क्वेश्चन आंसर आएगा 3rd, जो कि C आंसर है हमारा। क्वेश्चन दे रखा है 2 पाइप P एंड Q टंकी को 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पाइप दे रखे हैं, P जो टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और Q जो टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। ठीक है। तीसरा पाइप R टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। देखो ये नल थे भरने वाले, हमारे पास तीसरा आ रहा है R जो खाली करने वाला, जो कितने मिनट में खाली कर सकता है, वो 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो साइन से मैं मालूम पड़ रहा होगा भरने वाला जो भरने वाला खाली करने वाला। अब मैं यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है, हमें इस तरह का वर्क एज्यूम करना होगा जिससे हम कैलकुलेशन आराम से कर सकें। तो यहाँ पर ये आएगा 45 इंटू एलसीएम लेने पर कितना एलसीएम आएगा, आप एलसीएम ले लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 180। 180 में अगर मैं 30 से डिवाइड देता हूँ तो यहाँ पर आएगा कितना 6। अगर मैं 45 से डिवाइड देता हूँ तो ये आएगा 4। अगर मैं 2 से डिवाइड देता हूँ तो ये आएगा 9। तो 9 के साथ खाली करने वाला। या तो इनको देख लो, अगर टाइम घंटे में दे रखा है या मिनट में दे रखा है तो ये 1 मिनट का काम है, नहीं तो इनको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर यूनिट टाइम जो होता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ टोटल एफिशिएंसी अगर प्लस में आती है तो टंकी भरी जाएगी। अगर मैं इनको तीनों को जोड़ने पर अगर नेगेटिव आती है तो ये टंकी खाली होगी। 6, 4, 10 और माइनस गया तो +1। इनको जोड़ने पर कितना आ गया, जब P + Q - R एक साथ काम करेंगे तो हमारा +1 आ रहा है एफिशिएंसी। इसका मतलब टंकी भरी जा रही है, टंकी भरी जा रही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले P और Q एक साथ खोले जाते हैं, उसके 5 मिनट बाद देखो P और Q एक साथ खोले गए और इन्होंने कितनी देर तक काम किया, 5 मिनट तक काम किया। उसके बाद R पाइप भी खोल दिया गया, तो 5 मिनट बाद P भी काम कर रहा है, Q भी काम कर रहा है और R भी काम कर रहा है। R क्या काम कर रहा होगा, खाली करने का काम कर रहा होगा, है ना। उसके बाद टंकी फुल हो रही है, टंकी कैसी होगी, फुल हो गई, है ना, टैंक फुल हो गया। तो यहाँ पर देखो ये 5 P + Q मिलकर कितना काम कर रहा है, 10, और P + Q + R क्या कर रहा है, 9 पानी को बाहर निकाल लेता है, केवल 1 ही पानी रह जाता है। इस तरह से देखो यहाँ इसमें 5 मिनट लग रहे हैं,
यहाँ हमें नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, और कुछ टाइम के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। और टंकी कब भरेगी? जब उसके अंदर 180 काम हो जाएगा, या 180 लीटर पानी आ जाएगा, कुछ भी मान लो, और इसको करने में कुछ ना कुछ एक्स समय लगा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 50 + x = 180। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई, सबट्रैक्ट करेंगे तो 130। अगर मैं कुल टाइम देखूँ, 5 मिनट यहाँ लगी, x मिनट यहाँ लगी, मतलब 5 मिनट यहाँ लगी हमारे, ठीक है। एक्स यहाँ पर कितनी मिनट लग रही हैं? 130 मिनट। तो यहाँ पर 135 मिनट जो टोटल भरने में लग रही है टंकी को, जब तीनों पाइप इस तरह से खोले जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक 20%, व्हाट इज द मार्क वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100। इस तरह क्वेश्चन बहुत, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, 100 पे तो वैसे ही कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। मान लो देखो, अगर ऐसे में क्या होता है, फॉर इनकम ले देते हैं हम। मतलब अगर मैं इनकम की बात करूँ तो मुझे इनकम में 20% रिटर्न आ रहा है यहाँ से, है ना। ये कब आ रहा है? ये कब आ रहा है? जब मैं इन्वेस्टमेंट कितना करता हूँ, 100 करता हूँ। और इन्वेस्टमेंट कितने के लिए? इनकम कितनी हो रही थी मेरी? 20 रुपये। मतलब 20 रुपये के इन्वेस्ट के लिए मुझे 100 करना पड़ रहा था। अब पूछ रहे 15 के लिए कितना करना पड़ेगा? बस तो कुछ नहीं है, यूनिटी मेथड लगा देंगे यहाँ पर हम। 20 × 15, 0 से कैंसिल, ये 5 टाइम्स, तो यहाँ पर निकल जाएगा 5 × 50, 15 आएगा, और ये 75 हमारा आंसर आ गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिर से पाइप एंड टंकी वाला क्वेश्चन आ गया है, नहीं क्लॉक वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ज़रा, ये माना ए और बी दो घड़ियाँ दे रखी हैं हमारे पास। ए घड़ी एक दिन में 3 मिनट पीछे जाती है। तो मान लो यहाँ पर एक दिन में ये ए घड़ी है, तो कितने मिनट पीछे जा रही है? 3 मिनट। और बी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट आगे जाती है। तो यहीं से अगर यहीं से कैलकुलेट करूँ तो बी कितनी आगे जा रही है? 2 मिनट। तो ए और बी में कितने का डिफरेंस आ जाएगा भाई? अगर मान लो 12 बजे की बात करता हूँ तो ये 2 मिनट आगे चली जाएगी एक दिन में, और ये 3 मिनट पीछे चली जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस बन जाएगा 5 मिनट का, है ना। तो इसका मतलब जो ए घड़ी होगी और बी घड़ी होगी, यहाँ से 5 मिनट पीछे चल रही होगी। किससे? ए से। ए से एक दिन में, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि घड़ी बी घड़ी ए से 10 मिनट आगे है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और दिन निकल गया होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा, तो 10 मिनट का समय हो गया, है ना। 10 मिनट का समय निकल गया। बी घड़ी को ए से 45 मिनट आगे होने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट आगे होने पर देखो ज़रा। अब मेरे पास तो पहले से दे रखा है, मान लो ये ए है और ये बी है, और ये इससे कितना पीछे चल रहा है? 10 मिनट तो पहले से पीछे चल रहा है ना। 10 मिनट तो पहले से भी चल रहा है। इसको और कितना आगे जाना पड़ेगा? 35 मिनट और आगे जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से यहाँ बी आ जाएगा, तब जाके यहाँ ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? 45 आएगा। तो मैंने अभी बताया था एक दिन में कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? एक दिन में आ रहा है 5 मिनट का, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? कितने डिफरेंस हो जाएगा? 10 मिनट का। 10 का तो गिवन दे रखा है, हमें कौन सा लगाना? 35। तो ना, तो ऐसे अगर इसको मैं रेसिप्रोकल यहाँ से लेता हूँ तो 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है हमारा 2 दिन में, है ना। 35 मिनट का डिफरेंस आएगा हमारा 2/10 × 35, ये 5 बार और ये 7। तो इसका मतलब 2 दिन तो यहाँ हो गए और 7 दिन यहाँ हो गए। टोटल कितने दिन लग गए इसे? 9 दिन, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। 10 मिनट तो पहले चल रहे हैं, 45 आगे, सॉरी देखो 10 मिनट तो पहले से आगे चल रही है, 45 मिनट आगे होने में उससे कितना समय लगेगा? सॉरी भाई 2 मिनट तो उसमें काउंट ही नहीं करते, 7 दिन लेंगे हमारे, ठीक है। 45 पूछ रहा है ना, 10 तो पहले से हो गए, तो 35 बच्चे 35 को करने में कितना टाइम लग रहा है? 7 दिन लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। A cab travels 70 किलोमीटर फ्रॉम प्रयागराज टू बनारस एंड एट 90 स्पीड फ्रॉम बनारस टू प्रयागराज। मतलब एक कैब है, यहाँ से यहाँ जाती है और फिर वापस लौट के आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये
प्रयागराज हो गया और ये बनारस हो गया। इस तरह से जाने की टाइम पर इनकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर और आने की टाइम पर थी 90 किलोमीटर पर आवर। देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर ट्रेडिशनल से करो तो टाइम लग सकता है, इसलिए आप इसका फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पर 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये जो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना। x क्या होती है एक तरफ से जाने की स्पीड, बाई क्या होती है दूसरी तरफ से आने वाली स्पीड। मतलब दो स्पीड का अगर हमें एवरेज निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालनी हो तो एक को x मान लेते हैं, एक को बाई मान लेते हैं। यहाँ पर तो 2 × 70 × 90 और यहाँ पर 70 + 90, इसको ऐड करेंगे तो 2 × 70 × 90 अपॉन 70 और 90 को ऐड करेंगे तो 160। कैंसिल कर दो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये इसको 4 टाइम्स 2 से ये आएगा 45 टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 45 में 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 7 × 45 अपॉन 16 से 8 बार जाएगा, 8 से फिर जो 4 बार जाएगा, मतलब ठीक है ना। अब इसमें इसका डिवाइड दे दो ज़रा, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो आंसर ये तो है नहीं ना ये है, इन दोनों में से एक है। अगर मैं यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 5 = 35, 3 जाएगा 28 और 3 = 31, 7 × 4 = 28, 7, तो आंसर हमारा ए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसमें डिवाइड दूंगा तो फर्स्ट टर्म 7 मिलेगा, तो 7 यहाँ पर दे रखा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो तब भी इतना ही आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम से दुगना कुशल है, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, दुगनी है। तो हमारे पास दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है ना। राम दुगना है तो मतलब 2 काम कर रहा होगा, तो श्याम कितना काम करेगा, 1। इसका मतलब कुशल का मतलब होता है एफिशिएंट, दक्षता कितनी है उसकी, है। तो राम अगर डबल काम कर रहा है तब वो दुगना कुशल माना जाएगा ना। अब दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते, देखो ये हमारा जो रेशियो दे रखा है वो किसका दे रखा है, एफिशिएंसी का, है ना। अगर मैं इसी को टाइम के रेशियो में चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पर और ये 2 1:2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। आप लोगों को देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है ना, टोटल वर्क निकालना है तो जो समय लेंगे टाइम, है ना, उसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो समय अगर ए का है तो एफिशिएंसी भी ए की लेंगे, ठीक है। अगर समय ए प्लस बी का हो, मतलब दोनों मिलकर किसी एक काम को कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी दोनों की लेंगे, ए और बी की, इस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल काम निकालना पड़ेगा जरा, यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, टोटल वर्क, तो टाइम कितना लग रहा है उसे 20 दिन। 20 दिन किसको लग रहे हैं, मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 3 हो रही है, 2 + 1। तो यहाँ पर आ गया 20 × 3 60 टोटल वर्क आ गया। अब क्या निकालना है, अलग अलग उस काम को करें। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊँ, टाइम का फॉर्मूला यहाँ से, तो ये क्या करेगा, टोटल वर्क, इसको यहाँ पर नीचे ले आएंगे, टोटल वर्क को हटाकर यहाँ पर नीचे इसके लिखेंगे एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पर देखो अगर मुझे टाइम निकालना है ए का तो वर्क भी किसका आएगा, ए का। टोटल वर्क कितना है 60, काम दोनों के लिए सेम रहेगा, और लेकिन एफिशिएंसी ओनली किसकी आएगी, राम की। तो अगर मुझे राम का यहाँ पर लिखना है तो 2 30। अगर मुझे श्याम का टाइम निकालना है तो वर्क कितना 60 डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी उसकी 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 30। तो दोनों का कितना हो गया 30 दिन और 60 दिन, आंसर हमारा ये ए आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, हाउ मच टाइम इट विल बी टेक फॉर अमाउंट 1200 टू यील्ड 144 रुपये एज सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो मतलब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। एसआई दे रखी है 144, ठीक है। रेट दे रखी है 3%। हमें टाइम निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा दो एसआई वाला,
क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा 144, ये 1200, आर 3, टी निकालना है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 12 से 144 12 बार जाएगा, और इस 3 से ये 4 बार जाएगा, मतलब 4 यहाँ बचा और टी यहाँ बचा। समय कितना आ गया, 4 साल। अगला क्वेश्चन करते हैं। राम और श्याम ने किसी व्यवसाय में 1/3 1:3 का अनुपात में निवेश करता है। इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, 1:3 में करते हैं। अपने कुल लाभ का 10% दान दे देते थे। तो राम को कितना हिस्सा होगा, देखिए जरा, है ना, राम का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, राम का हिस्सा 900 रुपये दे रखा है, सॉरी। तो संपूर्ण लाभ पूछ रहा हूँ मेरे से। तो सबसे पहले अगर मैं राम और श्याम का इन्वेस्टमेंट देखूँ, है ना, तो 1:3 है यहाँ पर। देखो इन्वेस्टमेंट में, अगर मैं इन्वेस्टमेंट है इसमें अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये प्रॉफिट बनता है, लेकिन टाइम तो दोनों का सेम है। तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। तो प्रॉफिट भी इन दोनों को कितना मिलेगा, इतना मिलना होगा, है ना। अब जो देखो कुल लाभ का 10%, मतलब टोटल लाभ कितने कर रहे हैं, और ये 1:3 में क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। अगर ये इन्वेस्टमेंट है ना, तो अगर प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वो भी 1/3 होगा प्रॉफिट का। अब देखो रेशियो में दे रखा है, आप कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। मान लो, है ना, इसको मैंने 1000 मान लिया और इसको मैंने 3000 मान लिया, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम नंबर से रेशियो मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 1000 और राम कर रहा है और ये कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। देखो कुल लाभ का 10% दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल भी वो कितना दे रहे होंगे, इंडिविजुअल भी कितने दे रहे होंगे, 10% देंगे। तो ये अपना 10% दान करेगा, ये भी 10% दान करेगा। तो इसका 10% कितना होगा, अगर मैं 1000 का 10% निकालता हूँ तो कितना आ गया, 1000 का 10% निकालता है तो ये आ गया 100 रुपये। 100 रुपये दान कर रहा है 1000 में से, तो 1000 में से 100 दान करे, कितने आ गए उसके पास, 900 रुपये। 900 ही दे रहा है। तो इसका मतलब जो संख्या हमने मानी है वो बिल्कुल सही है। अगर संख्या सही नहीं होती तो कंपेयर कर लेते यहाँ पर। जैसे कंपेयर कैसे करते, मतलब मैंने जो 900 लिख ली है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी उसके 900 के बराबर है, इस तरह से कंपेयर करते फिर हम ना। यहाँ पर कुछ ही वैल्यू हो सकती थी, फिर मुझे क्या निकालना पड़ता, अपना जो एक्चुअल लाभ मैंने जब माना है उस 1000 की वैल्यू निकालनी पड़ती यूनिटरी मेथड से। फिर 1000 आंसर निकल के आ गया आपका। लेकिन पूछा क्या, कुल लाभ। अब देखो 1000 किसने, राम का, और 3000 किसका, श्याम का। तो 1000 प्लस 3000 कितना आ गया, 4000 आंसर आ गया हमारा। आप अगर 100 लेके करोगे क्वेश्चन को तब भी सॉल्व हो जाएगा ये वाला, है ना। चलो 100 लेके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे राम और श्याम, अगर इनका रेशियो कितना है, 1/3 है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉफिट, अगर टाइम कैसा है, अगर टाइम दोनों का सेम है तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 1/3 होगा। ये प्रॉफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट का टाइम सेम होता था। तो अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ और इसको 300 मान लेता हूँ, अब बताओ 10% लोग दान कर रहे हैं, दोनों कुल लाभ का 10% लाभ दान कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल भी 10% करेंगे, ये भी 10% दान करेगा, ये भी 10% क्या करेंगे, दान करेगा, है ना। तो दान 10% दान करने के बाद कितना बचेगा, 90 रुपये। कितना बचेंगे, 90 रुपये। तो हमारी 90 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 90 रुपये बचाता है। क्वेश्चन में कितना था, 900 बचा रहा है ना। तो हमें क्या टोटल प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300 प्लस 100 400। तो हमें 400 की वैल्यू निकालनी है। तो 90 ये नीचे आ जाएगा और 400 ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4000, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ 20 मीटर लॉन्ग ट्रेन, सॉरी 20 नहीं 200 मीटर, है ना, 200 मीटर की लंबी एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है ना। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में 180 मीटर लंबी ट्रेन को पार करती है। मतलब 2 ट्रेन है हमारे पास। चलिए एक ट्रेन ये हो गई, ठीक है, और दूसरी ट्रेन ये हो गई। इनका डायरेक्शन कैसा, विपरीत है।
ठीक है, विपरीत है। देखिए ज़रा, ये 200 मीटर की है और ये 180 मीटर की है। इसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे को आपस में पार करने में कितना समय लेंगे? देखो, जब भी इस एक दूसरे वाला क्वेश्चन है, ये वाला एक दूसरे को पार कर रहे हैं, अगर दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन के जो लेंथ को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल लेंथ बन जाती है ना। या फिर एक ट्रेन प्लस एक प्लेटफॉर्म है तब भी टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? इन दोनों का सम। या फिर एक ट्रेन प्लस एक सुरंग दे रखी है ना, कैनल अगर सुरंग दे रखी है ना, तब भी इनका टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? इन दोनों का सम बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? कितने समय में। तो समय का मतलब हमें क्या लगाना है? हमें समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये डिस्टेंस और स्पीड होनी चाहिए सेम यूनिट में होनी चाहिए। अगर मान लो ये किलोमीटर में दे रखा है डिस्टेंस, तो स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अगर डिस्टेंस तुम्हारा मीटर में दे रखा है तो स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, है ना। तो देख लेते हैं पहले। तो स्पीड कितनी दे रखी है मेरे पास? देखो, एक केस तो ये हो गया। हाँ, एक केस और बताना है। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड हमेशा कैसी हो जाती है? जुड़ जाती है, S1 प्लस S2, ठीक है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड हमेशा घट जाती है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होता है और ये सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो कितनी स्पीड हो गई? 90 प्लस 100, तो 190 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखो, हमारे पास जो स्पीड दे रखी है, जो डिस्टेंस दे रखा है मीटर में दे रखा है और टाइम भी सेकंड में दे रखा है, तो इसको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा हमें मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से, 5/18 से। अच्छा, ऐसे कैसे करते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस का एक नया वीडियो मैं डालूंगा जिसमें मैं इन्हें कन्वर्ट करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो इस तरह से जब तक आप याद रख लो, ठीक है ना। अगर मैं स्पीड में 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, इस तरह से। एक मिनट लिख लेते हैं ज़रा ठीक से। यहाँ से किलोमीटर पर आवर को अगर मैं चेंज करता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5/18 से। अगर मैं मीटर पर सेकंड को चेंज करता हूँ किलोमीटर पर आवर में, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 से। इस तरह से याद रखना है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसे कैंसिल करूँगा, इसको फिर ऐसा भी कैंसिल मत करो, इतना ही रहने दो स्पीड को, है ना। 5/18। अब देखो, मेरे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है 200 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 380 मीटर। अब लगा दो बस टाइम का फॉर्मूला। डिस्टेंस आ गया 380, स्पीड आ गई आपकी 190 × 5/18 ऊपर चला जाएगा, है ना। इससे ये कैंसिल होगा 2 टाइम 2 बार, तो यहाँ पर आएगा 36/5। अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो 7.2 सेकेंड, ये आंसर आ गया हमारा 7.2 सेकेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा x + y। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर x + y दे रखा है और x - y दे रखा है 1/4, ठीक है ना। इसमें और दूसरा 2 - x/y - 2 = 1/3, ठीक है। ये अलग अलग इक्वेशन है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके सॉल्व कर लो पहले। तो यहाँ से ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x + y = x - y। तो ये 4x + 4y = x - y।
इसको इधर ले जाओ, 4x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का वाई तो दे रखा है, यहाँ पर जाकर ये माइनस का 4y हो जाएगा। तो ये बचेगा 3x और यहाँ पर जाएगा माइनस का 5y। एक्स की वैल्यू इस तरह से यहाँ निकल आई। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 माइनस एक्स में, और 7 माइनस 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा 6 माइनस 3x, और ये 7 माइनस, सॉरी ये बाई दे रखा है, 7 नहीं है बाई, है ना। तो अब मैं 2 को इधर ले जाऊँगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा, और ये बाई प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये बाई प्लस 3x हो जाएगा, है ना। अगर मान लो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब देखो 3x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा इस वाले में, यहाँ पर पुट कर देते हैं 3x की वैल्यू को। तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू बाई माइनस के 5y। तो यहाँ पर 8 इक्वल टू प्लस का y माइनस का y जाएगा, तो माइनस का 4y बचेगा, और यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये बचेगा माइनस का y, तो -2 आ गया y बराबर। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। अब इसको किसी भी एक में पुट कर दो। अब मान लो यहाँ पर 3x दे रखा है, और यहाँ पर माइनस के 5, y के यहाँ पर -2 रख दो। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ये x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पर 3x कितना दे रखा है, 10/3, और ये दे रखा है माइनस का 2, इससे कैंसिल होगा, 10 माइनस 8, आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जी, लागत मूल्य पर इसे बेचने पर 15% के लाभ में वृद्धि होती है, तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात का होगा। मतलब व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विच यील्ड अ गेन ऑफ 15%। देखो दूध में जब पानी मिलाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन जो होता है, तो जितना रेशियो पानी का है उतना ही प्रॉफिट बनता है। मान लो 100 लीटर दूध में मैंने 100 लीटर दूध या 100 रुपये के दूध में मैंने 20 रुपये का पानी मिला दिया, तो मतलब इनका ये प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर 15% लाभ ले रहा है, तो परसेंट अगर बोल रहा है तो ये 100% पर 15% का लाभ लेगा। 100 रुपये पर 15 का लाभ ले रहा होगा, जो रेशियो है ये क्या होगा, 15 का लाभ ले रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया, CP हो गया, है ना। ये बोल रहा है लागत मूल्य पर बेचने पर 15%, तो लागत मूल्य 100 रुपये हो रहा है, तो 15% का लाभ रहा है, यही रेशियो हो जाएगा इसका। अगर मैं इस रेशियो को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और ये 5 से देंगे तो 20 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा हो, प्रॉफिट वाली बात कर रहा हो, तो जो पानी जितना मिलाया जा रहा है उसी रेशियो में उसको चेंज कर दो, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के रेशियो में चेंज कर दो, तो वही आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, आंसर 3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वेट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर
बेस ऑफ रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास हाइट दे रखी है, हाइट 14 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है मटेरियल यूज्ड फॉर वेट 6 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब देखो यहाँ पर वेट दे रखा है 6, वेट जो दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम, तो हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इस 6 का मतलब है कि 1 ग्राम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास 6 ग्राम वजन लिया गया है, इस हिसाब से है। तो ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा हम। सबसे पहले हम जिस कौन दे रखा है, ठीक है, शंकु दे रखा है, उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r², h, ये होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू को यूज करने के लिए बोला नहीं है, तो आप या तो 22/7 ले लो या 3.14 ले लीजिए। r की वैल्यू रखिए 7 × 7, h की वैल्यू रखिए 40, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं तो यहाँ पर 22 × 7 × 14/3 ये वॉल्यूम होगा। अभी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो हमें पता है, अब देखो ये जो वॉल्यूम निकला है सेंटीमीटर में निकला है ना, सेंटीमीटर में ऑप्शन हमारा दे रखा है ग्राम में, किलो केजी में। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है 6 ग्राम है ना। तो 22 × 7 × 14/3 इसमें कितना वजन होगा, तो यहाँ पर 6/1 × 22 × 7 × 14/3 इतने ग्राम वजन निकलेगा इसका। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा, तो ये आएगा 22 × 7 × 14 और ये वाला 2, ठीक है। तो ये आ गया 22, 14 × 14 इस तरह से लिख लेंगे, तो ये ग्राम में निकल आया। लेकिन हमें किस में निकालना है आंसर, केजी में। अब देखो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 1000 से डिवाइड दे दूँ तो ये किस बन जाएगा, केजी बन जाएगा। बस अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लो इनका सबका। अगर मैं 14 × 14 कितना होता है 196, है ना। अब इसका गुणा कर लो आप लोग ज़रा। अगर मैं गुणा करता हूँ तो मैं करता 11 और 2 बचता है यहाँ से मल्टीपल में, 22 को इस तरह से डिवाइड करता और 196, तो यहाँ पर ये हो जाता, ठीक है। इसमें इसका 11 का मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगा इसमें, 22 99, 11 × 9 करेंगे तो 99 आएगा और 2 कैरी जाएगा तो 101, 101 का 1 आ जाएगा और 10 कैरी चला जाएगा। यहाँ पर 33 और 10 43 और ये आ जाएगा 4 पॉइंट, नीचे 1000 चल रहा है, 1000 का हम पॉइंट लगा देते हैं तो 4.31 ये आंसर आ जाता हमारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अगला है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 112, व्हाट इज़ द एचसीएफ। देखो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, मान लो 2 नंबर हमारे पास, नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकंड, ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ में, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। तो मेरे पास द एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम कितना दे रखा है 2 नंबर का 28, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है, मतलब मेरे पास नंबर अलग अलग नहीं दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखा है 112, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है 112 और एचसीएफ निकालना है, ये अपॉन में जाएगा काट दो से। अगर मैं 4 से काटता हूँ 7 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स और 8 टाइम्स, 7 से 4 टाइम्स। यहाँ पर एचसीएफ जो आ गया वो आ गया आपका 4, सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा।
देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा मूलधन प्रतिवर्ष दर और समय दे रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फ़ा की बात करता हूँ तो अल्फ़ा दे रखा है पी, है ना। अगर मैं गामा की बात करता हूँ तो ये दे रखा है दर, मतलब बीटा, ये अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमारा दर, रेट दे रखा है, और गामा जो है वो दे रखा है टाइम, है ना। तो व्हाट इज़ द अमाउंट इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, मतलब हाफ ईयरली। जैसे ये हाफ ईयरली बात की जाती है कंपाउंड में, तो यहाँ पर जो रेट टाइम होता है वो 2 डबल चेंज हो जाता है, और ये रेट जो होता है वो हाफ में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा की फॉर्म में दे रखी है। तो हाफ ईयरली की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा बाई 2 रेट, और टाइम कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा 2 गामा, सॉरी, है ना। अब देखो आपको पता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है P1 + R अपॉन 100 इंटू एन। एन यहाँ पर क्या टाइम है, लेकिन हमसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है CI, तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूँगा। तो ए का फॉर्मूला क्या था, याद दो, यहाँ पर था P1 + R अपॉन 100 n - P। बस P अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो 1 + R अपॉन 100 -1, सॉरी, इसमें तो अमाउंट ही पूछा है, व्हाट इज़ द अमाउंट। तो अमाउंट पूछा है, तो इतनी सारी चीज़ें लिखने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस केवल हमें क्या करना पड़ेगा, केवल उसी वैल्यू में पुट कर देंगे हम, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू क्या है, P कोष्टक में R अपॉन 100 इंटू N, बस इसी में लगा देंगे, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते जाते चलो हम यहाँ पर, इतना सारा पूछा ही नहीं उसने। तो ए की वैल्यू क्या है हमारा, ए तो निकालना है हमें, ठीक है। पी की जगह पर क्या दे रखा है हमारा अल्फ़ा, 1 + R, आर की जगह पर क्या दे रखा है B/2 इंटू 100, और टाइम एन की जगह पर 2 गामा। तो यहाँ पर निकल के आ गया अल्फ़ा 1 + बीटा अपॉन 200 अपॉन 2 गामा। अब मैच कर लो ज़रा, 2 गामा कहाँ पर है, यहाँ पर है, अल्फ़ा कहाँ है, ये रहा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 4 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन, ठीक है। जो भी डेज होंगे, और डेज में कभी कभी आवर्स में भी दे रखा होगा, और ये ठीक है ना, और ये वर्क भी दे सकता हो सकता है। इसको सेकंड वाला जो M2, देखो M यहाँ पर मैन से दिखा रहा हूँ, मैन की जगह पे फीमेल भी हो सकती है, तो W से दिखा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। टाइम जो मैंने 2 लिया है, कभी कभी दिन और घंटे दोनों को दे रखा होता है, जो चीज़ दे रखी है उसी को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, है ना। टोटली ये क्या होता है, ये वर्क होता है, इस टोटल वर्क। अब देखो ज़रा सॉल्व करते हैं। 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 4 आदमी देता हूँ, 4 मैन किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, कोई काम कंप्लीट हो गया, है ना। जबकि इसी कार्य को, मतलब ये जो काम हुआ है, इसी काम को अगर करें इक्वल टू लगा के, तो 10 फीमेल, है ना, 10 दिन में कर सकती हैं इस तरह से। तो 6 आदमी 5 महिलाएं इस काम कितने दिन में करेंगे। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर कर मेल और फीमेल की इफ़िशिएंसी देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं, ये आ गया 32 मेल और ये आ गया 100 फीमेल। चलो ये नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो अगर मैं मेल और ये फीमेल रेशियो में लिखूँगा, तो 100 अपॉन 32, 4 से काट दो 25, और ये 8 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हो गया, ये मेल की और फीमेल की इफ़िशिएंसी आ गई। अब आप डायरेक्ट एम को इस रिप्लेस कर सकते हो 25 से, और एफ को रिप्लेस कर सकते हो 8 से। क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए कर लेते हैं ज़रा, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अब बताओ, जबकि 6 आदमी 6 मैन प्लस और 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। मान लो x दिन में या d दिन में करती हैं। अब ये काम कौन सा है,
जो काम इन महिलाओं ने किया है 10 दिन में या फिर 4 आदमियों ने किया 8 दिन में, इन दोनों काम के बराबर है। तो इन दोनों में से किसी एक को ले लो, है ना, जो आपको अच्छा लगे। इतना ही तो काम है ये। अभी मैंने बोला था मेल के जगह पर क्या रखेंगे 25, या तो कंपेयर करके रख लो यहाँ से, नहीं तो एम और एफ की जगह पर हम वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रखना ज़्यादा आसान रहता है। तो 6 × 25, 5 × 8 यहाँ पर इंटू डेज, 4 × 25 × 8, ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और ये 40 और डी, और ये आ जाएगा 25 × 400 और ये 800, और डी की वैल्यू निकालेंगे तो 800 डिवाइड बाई 190, कैंसिल करने पर यहाँ पर ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग 9। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हमारे पास चारों ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं इस पेपर में, ये चारों ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं। ठीक है, तो 4.9 हमारा आंसर आना चाहिए था, लगभग 4.9 के आसपास। तो हम यहाँ 5 दिन भी मान सकते थे, लेकिन 5.5 दे दिया। ठीक है, चलो इसमें आंसर जो होना चाहिए था, मगर मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ से डिविजन होंगे और सिंपल नंबर आएगा आपका ना, इंटीजर्स फॉर्म में नंबर आएगा। दिन जो लिख लेंगे 4 दिन 5 दिन, या फिर आंसर मैच कर रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं जरा। What is the area of square whose circumscribed by circle of radius 5 मीटर, मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जो 5 सेंटीमीटर 5 इकाई त्रिज्या के एक वृत्त से घिरा हुआ है। वृत्त से घिरा हुआ है मतलब जैसे मेरे पास ये सर्किल हो गई, और सर्किल के अंदर क्या है, ये दे रखा है ना, इस तरह से दे रखा है। ये यहाँ पर अगर मैं, चलिए छोड़िए, अब देखो ये रेडियस होती है, ये रेडियस हो गई, यहाँ से r + r 2r, ये भी r और ये r, तो यहाँ पर 2r। तो ये 2r जो रेडियस है वो इसके डायगोनल के बराबर है। अगर मान लो इसकी भुजा a है, इसकी a है, इसकी ये a है, तो यहाँ पर जो डायगोनल जो इसका निकलता है, तो आपको पता होना या फिर नहीं पता है, तो जब मैं मेंसुरेशन चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में, मेंसुरेशन चैप्टर आपको वीडियो डाली जाएगी, उसमें बताऊंगा कैसे निकालते हैं। अभी इस तरह से देख लीजिए, केवल और केवल यहाँ पर ये जो लाइन होती है, तो यहाँ पर ये ए है, ये ए है, पाइथागोरस यूज कर कर ये वाली जो साइड होती है ना, ये होती है √2a, a√2 मान लेते हैं, है ना, a√2, ये दोनों बराबर होंगे। ये जो लाइन है ये इसकी रेडियस के बराबर है। अब देखो हमारे पास रेडियस कितनी रखी है 5 यूनिट, है ना, और एरिया पूछ रहा है। एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, साइड इंटू साइड, और साइड हमने कितनी बनी a, तो अगर मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी तो मैं आराम से एरिया निकाल सकता हूँ। तो यहीं पे पुट कर दो जरा, r की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर a × √2, अगर मैं 10/√2 रखता हूँ तो a आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे अगर मैं कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, 10 को लिखता हूँ 5 × 2/√2, इस √2 से 2 जाएगा √2 टाइम्स, तो यहाँ पर हमें a मिल गया 5√2। अगर मुझे एरिया निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं, अगर मुझे एरिया निकालना है तो होता है a × a या फिर a² जिसे बोलते हैं, तो 5√2 × 5√2, तो आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, 5 × 5 25, और √2 का 2 से हो जाएगा 2। ठीक है, 25 × 2 हो जाएगा 50 आंसर। तो हमारा 50 दे रखा है, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। कुछ राशि 3:2:5 के अनुपात में 4 व्यक्तियों में बांटी गई है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की अपेक्षा 500 रुपये अधिक पाता है, तो चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं, जो रेशियो दे रखा होता है उसी रेशियो को, ठीक है, उसको टोटल बांटी गई है, तो इसका मतलब 3 रुपये से 2 रुपये से 5 रुपये से इस तरह से बांटा गया है। या तो आप अपने अकॉर्डिंग रेशियो को चेंज कर लो, रेशियो में केवल मल्टीपल में चेंज कर सकते हो, है ना। तो मान लो अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो टोटल बांटा गया है 3 + 3 + 2 + 5,
3+3+2+5, तो ये कितना हो गया 6, 8 और 5 13, है ना 13, टोटल 13 है। लेकिन क्वेश्चन बोला दूसरा व्यक्ति तीसरे की अपेक्षा में, दूसरा कौन सा है ये वाला, और तीसरे की अपेक्षा में कितना अधिक लेता है 500 रुपये अधिक। यहाँ कितना अधिक ले रहा है 1 रुपये, यहाँ 1 रुपये। इसका मतलब मेरे इस एक की वैल्यू कितनी हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500। हमें क्या पूछ रहा है, तो चौथे व्यक्ति को कितने मिलेंगे, है ना, चौथे व्यक्ति को कितना मिला, चौथे को 5 मिले थे, तो 5 की वैल्यू निकालनी है बस। तो सिंपली 500/1 गुणा 5, तो 2500 आंसर आ जाएगा हमारा। ये रहा तीसरा। ठीक है, इस तरह से कर लेना आराम से। अगर अब टोटल पूछता तो टोटल अमाउंट कितना था, तो 13 की वैल्यू निकाल लेते। फिर 13 की वैल्यू निकालने के लिए 500/1 × 6500 आया था। लेकिन हमसे पूछा है केवल चौथी व्यक्ति कितना है 2500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। टू पार्टनर P and Q invest in a company in ratio 2:1. If Q share total profit is 1500, then what was the total profit, है ना। अब टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो P और Q का हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है, P और Q का कितना दे रखा है 2:1। ठीक है, अब देखो टाइम तो दे रखा नहीं है हमारे पास, तो जब टाइम नहीं दे रखा होता है या टाइम दोनों में सेम होता है तो 2:1 यही किसका बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। ठीक है ना, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। अगर मान लो Q का शेयर यहाँ पर 1 है, मतलब अगर मान लो 2 प्रॉफिट P को हो रहा है, 1 प्रॉफिट किसको हो रहा है Q को हो रहा है, तो यहाँ पर एक की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में 1500 दे रखी है, 2 की वैल्यू निकालनी है कितनी निकलेगी। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 की वैल्यू 1500 दे रखी है, टोटल प्रॉफिट जब पूछ रहा है 2 इसको हो रहा है 1 इसको हो रहा है, इसका मतलब 3 प्रॉफिट हो रहा है टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग, और 3 की वैल्यू निकालना है। तो 1500/1 × 3, तो हमारा 4500, ये आंसर आ जाएगा हमारा बी 4500। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने के बाद हुई हानि उस वस्तु को 215 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त हुए लाभ के बराबर है, लाभ के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, तो यहाँ पर मान लो CP है, CP से कम में अगर उसे बेचता है तो उसे लॉस हो रहा होगा। तो मान लो 255 में अगर जब बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ X रुपये की हानि हुई होगी, मान लेते हैं, हमें पता नहीं कितने रुपये की हानि हुई है। अगर CP से कुछ ज़्यादा रुपये में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट होगा, तो 415 रुपये में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब जितनी हानि हो रही है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो हानि कितनी हो रही है उसे X रुपये की, तो प्रॉफिट भी कितना होगा X रुपये का, है ना। तो यहाँ पर CP से इधर जाएंगे प्रॉफिट, सॉरी लॉस, इधर जाएंगे प्रॉफिट होगा। अब देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पर CP लेता हूँ, देखो अगर मैं इस प्रॉफिट में इतना हानि हो रहा है तो CP अगर मैं यहाँ से इसके इससे निकालने की कोशिश करता हूँ, CP निकालूंगा तो 225 में बेचने में मुझे क्या हो रही थी, हानि हो रही थी कितनी X रुपये की। अगर X रुपये और जोड़ दें तो टोटल CP निकल आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें CP निकालता हूँ 415 रुपये में बेचने पर, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी आराम से हो जाएगा ये, है ना। 415 रुपये बेचने में उसे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है X रुपये का। उस लाभ को अगर मैं हटा दूँ तो टोटल क्या रह जाएगा CP। देखो एक ही वस्तु है यहाँ, ठीक है, हानि बेच रहा है, यहाँ प्रॉफिट बेच रहा है, तो दोनों का सेम ही जो होगा कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। तो इस तरह से 255/25 + X हमारा बराबर होना चाहिए 415 - X। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है हमारा CP, ये भी क्या है हमारा CP, है ना। एक ही चीज़ को 2 बार बेचने की बोल रहा है वो, एक बार लॉस में एक बार प्रॉफिट में, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो हमेशा सेम रहेगा उसका, वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस X को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो प्रॉफिट हो जाएगा, और 415 इसको इधर ले आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो जी 2X बराबर क्या आ गया हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी 0, ठीक है ना, और 1 में से जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 गया तो 9, 3 में से 1, तो यहाँ पर X की जो वैल्यू है वो 950 आ जाएगी हमारी। सॉरी 1 मिनट रुको जरा इसको अगर मैं घटाऊँगा 190, 950 क्यों आएगी,
190 है ना, 190 को अगर मैं करेंगे तो 95 आ जाएगा हमारा, है ना 95। हमसे पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है, सीपी बस इन दोनों में से किसी एक को लिख दो बस यहाँ पर। 225 प्लस 95, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 320 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर किसी को ट्रिक से करना है, शॉर्ट में करना है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन आ जाए तो अब क्या करोगे, जितना प्रॉफिट में उसे बेच रहा हूँ यहाँ से लॉस में, उतने ही प्रॉफिट में बेच रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो। इस तरह के क्वेश्चन को अगर मैं करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं, तो क्या करेंगे, अगर 225 बेचने पर उसे हानि हो रही है और उसे 415 बेचने पर उसे उतना ही लाभ हो रहा है, तो उतना ही लाभ हो, उतना ही हानि हो रही हो, उतना ही लाभ और उतनी ही हानि हो रही हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर मुझे सीपी निकालना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड दे दो। जब जोड़ेंगे तो आएगा 640, तो ये आंसर आएगा 320 रुपये, है ना। ये सेम टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, ये मैंने क्या किया इस ट्रिक में, केवल इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, उनको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो इस तरह से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, टाइम बचेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सेट थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है ना, सेट थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर देखते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ अ सेट। सेट आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 9th 10th या फिर 11th 12th में, उस मैथ्स में दे रखा है, एक चैप्टर है पूरा, समुच्चय बताना है हमें। एक्स सच दैट एक्स इज द फाइन बेस्ट क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो हमें नहीं पता कौन से क्रिकेटर की बात कर रहा है, वो कितना अच्छा है या बेकार है, तो ये सेट में नहीं आ सकता, है ना, ये सेट नहीं बन सकता। एक्स सच दैट एक्स इज 3 बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कौन से तीन साइंटिस्ट की बात कर रहा है, हमें ये भी नहीं पता, तो ये भी सेट नहीं होगा। एक्स सच दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 100। तो देखो जरा, 100 के प्राइम फैक्टर पूछ रहा है, तो 100 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो फैक्टर आएगा इसका 1 2 5, ठीक है, 10 20 25, है ना। इस तरह से कई सारे फैक्टर लिख लेंगे 100 तक इसके। अब ये पूछ रहा है एक्स इज अ प्राइम फैक्टर, एक्स कोई प्राइम फैक्टर इसका है, हाँ हाँ हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब 2 प्राइम फैक्टर है हमारे पास, तो इसको भी एक्स मान सकता हूँ, उसको भी एक्स मान सकता हूँ, तो ये तो सेट है हमारे पास, है ना। एक्स सच दैट 10 बेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो कौन से 10 आदमी की बात कर रहा है जो बिजनेसमैन है सर्वश्रेष्ठ, हमें नहीं पता कौन से हैं, तो ये भी सेट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, केवल सी ऑप्शन आ गया हमारा 3। ये लास्ट क्वेश्चन था। आप हमने बीपीएड 2022 में आए हुए 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज हमने, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कमेंट में ही। बाकी हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैनल पर, जो कि हर चैप्टर के 10 से 20 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 90% एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे आने के, उस तरह की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज, इस तरह के चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस डालेंगे, वो 1 या 2 दिन में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे ही आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। जय हिंद,